और साथियों ये जो स्लोगन मैंने यहाँ पर पढ़े हैं, स्लोगन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके नीचे जो एक शब्द लिखा है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कचोड़ रहा है। जो शब्द है 6 महीना पहले की घटना है औरंगाबाद में, जहां मैं खड़ा हूं। किसी व्यक्ति को मेहनताना मांगने के आधार पर यहां छत पर से उसको फेंक दिया गया, कमर की हड्डियां टूट गई। और ये तमाम यहाँ के लोगों के व्यवहार में, लोगों के संस्कृति में, लोगों के आचरण में, लोगों के त्योहारों में खुद बुद्ध जो है दीवार बन करके, खुद जो बुद्ध जो है कि से स्तूप बन करके यहाँ पर हैं। लेकिन क्या है कि कालांतर में समय के साथ लोगों को भटका दिया गया है, लोगों को नाना प्रकार के अलग से दलित और उसको फिर और जो है कि माइक्रो लेवल पर जाकर के महादलित करना। यूं तो दलितों का नाम आते ही लोगों के मन में पीड़ा हो जाती है, लोगों के मन में नकारात्मकता का भाव आ जाता है। हम किसी व्यक्ति को बोले कि तुम दलित हो, आप कह के कभी देखिए कि उसके अंदर गौरव का भाव जगता है क्या? नहीं जगता है। उसके 2 कदम आगे जाकर के सरकार के द्वारा ही किसी को महादलित कह के संबोधित करना और ये कहना है कि तुम कम सुविधाएं दे सकते हैं, ये एक प्रकार से क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और किसी को अपमानित भी। ये जो दलित महादलित जैसा शब्द है नहीं, बिल्कुल क्लियरली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जैसा शब्द है, जो संवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो भी प्रावधान या जो भी सुविधाएं हो या जो भी नीतियां बने, वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख रहे। अम्बेडकर के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर कोई संस्था खड़ी है तो कहीं ना कहीं इसके केंद्र में कुछ न कुछ तो त्याग, कुछ ना कुछ तो पे बैक टू सोसाइटी जैसी चीज। मैं जिन रास्तों पर चल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता, उनका लाइफ एंड मिशन शामिल है। जब से मैंने उनको पढ़ा, समझा, उनके संघर्षों को, उनके उपलब्धियों को जानने की कोशिश की, तो उसके केंद्र में कहीं ना कहीं एक बात निकल करके आती है, वो है पे बैक टू सोसाइटी। गरीबी से इस चीज का संबंध होता है तो उसको महागरीब बोल सकते थे, महादलित ही शब्द यूज किया। जो मासूम बच्चे जो देश का भविष्य है, जो इस बारे में जानते भी नहीं है, इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। और जब इन शब्दों से इन बच्चों को पुकारा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों के मानसिक स्तर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में जो कि शहरी चकाचौंध से बिल्कुल हटा हुआ है। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये खाली इकलौता गांव नहीं है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं यहाँ पर जिनको आज मैं कवर करने आई हूँ और उनके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको देने का मैं काम करूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको अवगत कराती चलूँ। आप जिस तरह से मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जो पहाड़ की चोटियां है वो आपको दिखाई दे रही होंगी। पहाड़ से उरली तरफ ये दक्षिणी बिहार है और पहाड़ के परली तरफ झारखंड है, क्योंकि जब डिवाइड हुआ था तो उधर झारखंड के हिस्से में चला गया और ये दक्षिणी बिहार है। तो मैं थोड़ा सा आपको इस गांव के बारे में बताती चलूँ। साथियों, यहाँ पर जातीय व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको जातीय भेदभाव वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल जाएगा। और जिस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये नदी है, अभी फिलहाल सूखी है, लेकिन जब बारिश होती है तो इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। साथियों, आप नदी के पार देख पा रहे होंगे, वहाँ पर वो समाज है जो अपने आप को स्वर्ण कहता है और नदी के इस पार वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा से काट कर बिल्कुल अलग कर दिया गया है। वहाँ के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। अक्सर एक शब्द हम सुनते आए हैं, शब्द संवैधानिक तो नहीं है लेकिन बार बार हम सुनते हैं कि दलित समाज, दलित समाज, दलित समाज। लेकिन जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दलित शब्द को बैन करने का काम किया और परम पूज्य बाबा साहब ने तो संविधान में कहीं भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर दलित शब्द नहीं बल्कि इस गांव के जो सामाजिक एक हिस्सा है उसको महादलित शब्द से इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही उसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा कि जो सरकार की तरफ से कुछ स्लोगन जो लिखे जाते हैं दीवारों पर, वो सरकारी स्लोगन के माध्यम से यहाँ महादलित शब्द का यूज़ किया गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जहाँ देश में जाति व्यवस्था इतने बुरी तरह से विद्यमान है, आज कहीं ना कहीं दलित या महादलित के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है और जो उनका मानसिक स्तर है और उनका जो मनोबल है उसको लगातार तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ में बने रहिएगा, और भी चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराऊंगी। देखिए, मैं जिस शब्द की बात कर रही थी पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर क्या लिखा है, जन जन को जगाना है, नशे को दूर भगाना है। बहुत अच्छी कोटेशन है, संदेश दे रही है कि हर व्यक्ति जागे और नशे से दूर रहे। लेकिन वहीं साथियों, आप देख सकते हैं कि बिहार महादलित विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, तो ये सारी की सारी
चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। और आप मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है जिस पे अंबेडकर शिक्षण संस्थान लिखा है, जो कि रछोल मदनपुर में है और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कोचिंग देने का काम किया जाता है। तो आइए एक बार मैं लेकर चलती हूँ आपको अंदर। और यहाँ पर दीवार पर कई और स्लोगन लिखे हुए हैं, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि आओ मिलकर आगे आएँ, बिहार को नशा मुक्त बनाएं। इसी कड़ी में दूसरा स्लोगन और है, बिहार की बेटियां करें पुकार, शराब मुक्त हो अपना बिहार, नशा मुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार। और साथियों, ये जो स्लोगन मैंने यहाँ पर पढ़े हैं, स्लोगन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके नीचे जो एक शब्द लिखा है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कचोड़ रहा है, जो शब्द है महादलित। आखिर इस शब्द को लिखने का क्या औचित्य है, क्या उद्देश्य है और किस मंशा से ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये शब्द मैं आपको बता दूं किसी और के लिए नहीं, बल्कि जो यहाँ इस गाँव में लोग रहते हैं रछोल मदनपुर में, उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, जो मासूम बच्चे, जो देश का भविष्य है, जो इस बारे में जानते भी नहीं है, इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। और जब इन शब्दों से इन बच्चों को पुकारा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों के मानसिक स्तर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बच्चे जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस लक्ष्य से भी वो भटकेंगे। कहीं ना कहीं जो एक भेदभाव की खाई इन बच्चों में दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है, क्लास चलती है और जो कि निःशुल्क चलती है। यहाँ पर कुछ अध्यापक है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्लासेस चल रही हैं, इनके पीछे उद्देश्य क्या है और किसके माध्यम से इन क्लासों को संचालित किया जा रहा है। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अनुज कुमार हुआ। अनुज कुमार जी, ये जो आप एजुकेशन दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं? 2016 से दे रहे हैं सर मैम। 2016 से। तो इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई आप लोगों को? इसकी महसूस हुई सर जी, यहाँ का जो स्कूल था वहाँ बच्चे लोग जाते नहीं थे, ठीक है। बच्चे लोग नहीं जाते थे, उन लोग पढ़ते नहीं थे, तो हम लोग सोचे कि इन लोगों को अंदर कुछ भावना उत्पन्न हुआ। उसके चलते हम लोग क्या किए, एक ट्यूशन खोले। ट्यूशन खोल के इन लोगों को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छी ढंग से एजुकेशन किए, यही किए सर। अच्छा, स्कूल में क्यों नहीं जाते थे बच्चे? स्कूल में इन लोगों को वहाँ प्रॉपरी टीचर नहीं आ पाते थे। अच्छा, स्कूल में टीचर नहीं आते हैं जी, स्कूल का टाइम तो ऐसे 7 बजे से सुबह 7 बजे, और उस टाइम पर ये बच्चे यहाँ आते हैं। जी। तो इन लोगों को पढ़ाई जहाँ जचता है तो इन लोग अपने मन से ही यहाँ आते हैं। तो फिर ये लोग जब अटेंडेंस पूरी नहीं होते तो एग्ज़ाम कैसे दे पाते हैं स्कूल में? अब ये तो हम वहाँ पे जाके हम अथी नहीं किए हैं। अब इन्हीं लोग जाते थे, इन लोगों का तो फॉर्म वॉर्म भरा जाता है। अब टीचर कैसे करते हैं वो हम लोग को जानकारी नहीं है। जी, तो चलिए मैं कुछ बच्चों से भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूँगी कि आखिर वो जो स्कूल में बेसिक शिक्षा मिलती है उसको वहाँ ना लेकर यहाँ क्यों आते हैं। बेटा, नाम क्या आपका? राजकिरण कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 6ठा में। 6ठी में। स्कूल क्यों नहीं जाते हो बेटा आप? टाइम नहीं मिलता है। स्कूल जाने का टाइम नहीं मिलता है? नहीं, अथी टाइम से नहीं जा पाते हैं। स्कूल दूर है यहाँ से? जी। तो देखिए, बच्चे जो बता रहे हैं कि स्कूल जा नहीं पाते हैं और स्कूल दूर है, तो यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं तो इनमें आ जाते हैं। तो देखिए, जिस तरह से अभी बिटिया ने बताया है कि स्कूल दूर है, इस वजह से नहीं जा पाते, लेकिन ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर बच्चे रहते हैं उसके आसपास में 1-2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोल देना चाहिए, ताकि बच्चे जो समय यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं वो समय स्कूल में लगाए और स्कूल के बाद में जो बेसिक ज़रूरतें या हेल्प है वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में ले सकते हैं। लेकिन सरकार इस तरफ किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण बेसिक एजुकेशन लेने के लिए इन बच्चों को यहाँ इंस्टीट्यूट में आना पड़ रहा है। और भी बच्चे, उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? रिंकी कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो अभी? 6ठा में। 6ठी में। स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो आप? टाइम नहीं मिलता है। आपको भी टाइम नहीं मिलता? क्या करते हो फिर आप जो टाइम नहीं मिलता? तो घर काम करते हैं। घर का काम करते हैं। मम्मी पापा नहीं है? है। तो फिर आप क्या काम करते हो जो स्कूल जाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते? घर उठते। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे बोलने में भी असमर्थ है, और उसका कारण है कि जो यहाँ पर महादलित शब्द इन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो किस लेवल पर है। और भी बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ूंगी, मैं जानना चाहूँगी। बेटा, आपका नाम क्या है? सोनू कुमार। सोनू कुमार, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? 6ठा। 6ठी में। स्कूल जा रहे हैं आप? जाते हैं बुध के और शनिचर के। बुधवार और शनिवार को जाते हैं, और बाकी दिन? ही आते हूँ, बढ़िया नहीं पढ़ाई देते इसीलिए। स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती है? टीचर आते हैं स्कूल में? आते हैं तो सब अपन अपन आते ग्रुप में बैठे रहते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, ग्रुप में बैठे रहते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ाते? तो आपका जो एक मिनट सर, एक मिनट,
जो हेडमास्टर आपके स्कूल के, उनसे कभी कंप्लेंट की आपने इस बात की? कहते तो हम लिए को डांटते हैं। अच्छा, आपको ही डांटते हैं। आपके स्कूल का नाम क्या है? छालीधर ये कहाँ पर है? सड़ियार। सरियार में। तो देखिए, मैं यहाँ में जिस तरह से इन बच्चों से बात कर रही हूँ, ये रछोल मदनपुर में है और जो स्कूल का नाम बच्चों ने बताया है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार तक ये वीडियो पहुँचती है तो सरकार इसको गंभीरता से ले, क्योंकि इन बच्चों के भविष्य का सवाल है और इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, जिस तरफ अभी मैंने आपको कुछ स्लोगन पढ़कर बताए थे, एक तरफ तो सरकार इतने अच्छे नारे दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी बेसिक शिक्षा है और खासकर जो एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया है, महादलित, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूँ, ये शब्द इन बच्चों के लिए दिया गया है जो कि बहुत ही दयनीय। अगर ये शब्द इनके जीवन से नहीं हटता तो मुख्य धारा में ये बच्चे कैसे आ पाएंगे, आप सोच सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर सरकार ने बहुत अच्छे स्लोगन देने का काम किया, लेकिन जो एक शब्द महादलित इन बच्चों के लिए यूज़ किया गया है, उस शब्द से आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा प्रभाव इनके मानसिक स्तर पर पड़ेगा। और जिस तरह से इन बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है उससे दूर करने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जब बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो नहीं मिलेगी तो हायर एजुकेशन कैसे मिलेगी, और हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो इनको नौकरियां कहां से मिलेंगी, और नौकरियां नहीं मिलेंगी तो उनको आर्थिक संपन्नता कहां से मिलेगी। और जब तक आर्थिक संपन्नता नहीं आएगी तो जो महादलित जैसे शब्द है, कैसे इनको उससे छुटकारा मिलेगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं। और भी बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ने का मैं प्रयास करूंगी। बेटा, आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। रोहित, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 9th क्लास में। तो बेटा, स्कूल जा रहे हो आप? नहीं, आप भी स्कूल नहीं जाते हो? आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? स्कूल बहुत दूर है। कितनी दूर है यहाँ से स्कूल? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो देखिए, बच्चे हैं, खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी संकोच है। इसी कड़ी में मेरे साथ में यहाँ के दूसरे अध्यापक हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगा। सर, नाम क्या आपका? प्रेम कुमार। सर, जिस तरह से हम यहाँ पर एक महादलित शब्द देख रहे हैं, तो महादलित किसके लिए यूज हो रहा है? कौन है, या अन्य समाज के लोग कौन हैं? जी, महादलित जो शब्द देख रहे हैं, महादलित शब्द विशेष रूप से हम लोगों के लिए यूज होता है। जो बिहार में SC ST हैं, उन्हीं को महादलित बोला गया है। तो महादलित में 100% हम लोग आते हैं। उनको महादलित क्यों बोला जाता है सर? महादलित ऐसे अभी नीतीश कुमार जी ने महादलित, जिसे दलित पहले आते थे, दलित से महादलित किया गया है। उनको आर्थिक स्थिति से उत्थान करने के लिए शायद उनके मन में लगा होगा। उस हिसाब से प्रत्येक टोला में टोला सेवक की भी बहाली हुई है, जो स्कूल से जोड़े हैं महादलित के नाम पर, उनको महादलित। अगर गरीबी से इस चीज़ का संबंध होता है तो वो उसको महागरीब बोल सकते थे, महादलित ही शब्द यूज़ क्यों किया? ये तो महादलित शब्द ही खराब है और ऐसा शब्द नहीं यूज होना चाहिए। सही बात है, अति पिछड़ा बोला जाता है, उस हिसाब से अति गरीब बोलते वो सही होता है। ये हम लोग के लिए अपने आप में अपमानित शब्द है, जो सही नहीं है। इस गांव में और खासकर आसपास के जो गांव हैं, यहाँ पर 10-12 गांव जो बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो जातीय व्यवस्था हो, किस तरह से लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, या जातीय भेदभाव है? नहीं, जातीय भेदभाव है। जातीय भेदभाव ही चलते हैं, चूँकि हम लोग जिस दिन से ये चला रहे हैं, हम लोग चलाने का मेन आइडिया मेरे अंदर ही आया था। पहले छोटा छोटा सेंटर चलाया जाता था टोला में, तो बड़े जो होते थे उन लोग पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल से तो जुड़ाव नहीं रहता है। इधर के स्कूल में बहुत, एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, दूसरी है कि बहुत गरीबी क्षेत्र है और लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, जिसके कारण शिक्षा के प्रति एकदम रुझान नहीं है। तो हम लोग को मन में है कि क्यों ना बड़े लोगों को हम लोग प्रयास करें पढ़ाने के लिए। तो जून 2016 से हम लोग चला रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से अच्छा नंबर से पास किए हैं। 82%, 75%, 78% मार्क्स लाए हैं हल जोतने वाले। जो बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग घर पे बहुत काम करते हैं, कोई हल जोतते हैं, कोई खेत में काम करते हैं, मजदूरी कर कर के बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों को लाए हैं। अभी बहुत कंडीशन ठीक हो गया है, स्कूल से भी जुड़े हैं। हम लोग बराबर प्रेरित करते हैं, घर पे भी जाकर बोलते हैं कि स्कूल जाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समय एक ही हो जाता है। तो इन लोगों के मन में ऐसा भावना बना हुआ है, और ऐसा सही भी है 100% कि स्कूल से बेहतर यहाँ पढ़ाई होता है। सर, ये भी जानना चाहूँगी, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, फिर इसका पैसा मिलता है आपको? एक तरह से हम लोग तो एक समर्पण के भाव से ऐसे ही पढ़ाते हैं। हम लोग के कुछ मिलता नहीं है, बच्चों लोग कुछ सहयोग करते हैं तो उससे होता है, लेकिन इससे कुछ मतलब होता नहीं है घर में। बस एक सामाजिक चाहते हैं कि समाज में सब लोग बढ़े, वैसा मन में भावना है, विचार है, उस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो फिर आपका घर कैसे चलता है? जैसे 10 बजे के बाद और काम करते हैं, अच्छा। ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, कुछ न कुछ काम करवाते हैं, इधर उधर करवाते हैं, तो उससे हो जाता है। जैसे हम लोग का जो इस संस्थान चलता है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं
किताब देते हैं, कॉपियाँ देते हैं, गाइड्स देते हैं, नोटबुक देते हैं। तो इसलिए वैसे मतलब देने के लिए बहुत बड़े प्रख्यात चिकित्सक औरंगाबाद जिला के और समर्पित समाज सेवी डॉक्टर जन्मेजय सर हैं। उनके माध्यम से यहाँ करीब शुरू से ही सहयोग दिया जा रहा है। तो उनसे मुलाकात हो सकती है हमारी? बिल्कुल हो सकती है जी, आइए लेके चलते सर, हैं। आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। सर, जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपके बारे में चर्चा हुई है, खासकर जो अध्यापक है यहाँ पर जो एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आप लगातार समय समय पर यहाँ पर बच्चों को जो भी स्टेशनरी का सामान है, जो बुक से पढ़ाई से संबंधित है, वो यहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो सर, इस तरह का मोटिवेशन कैसे आया, कहाँ से सीख मिली कि इस तरह के बच्चों को जो नीडफुल है उनको हेल्प की जाए? मैं जिन रास्तों पर चल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, उनका लाइफ एंड मिशन शामिल है। जब से मैंने उनको पढ़ा, समझा, उनके संघर्षों को, उनके उपलब्धियों को जानने की कोशिश की, तो उसके केंद्र में कहीं ना कहीं एक बात निकल करके आती है, वो है पे बैक टू सोसाइटी। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग द पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो सिंपली पेइंग बैक टू सोसाइटी ही है। मैं जितना कर रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा अभी करने की चाहत है, या मुझे करना चाहिए था, मैं और आने वाले भविष्य में और ज़्यादा करूँगा। तो जहाँ मैं कार्यरत हूँ, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारी मुश्किलें हैं, और उस मुश्किल में मैं एक समाधान बन करके या एक सहयोगी बन करके उसमें उभर सकता हूँ। और इसी बात ने मुझे प्रेरित किया, और इसके केंद्र में कहीं ना कहीं महापुरुषों का जीवन संघर्ष है, उनकी प्रेरणाएँ शामिल हैं। विशेष करके जो सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी प्रेरणा बहुत शामिल है। और 2017 से मैं जुड़ा हूँ इस संस्थान से भी, यहाँ के लोगों से भी, और जितने यहाँ पर शिक्षक हैं सबके साथ जुड़ा हूँ। और ये जुड़ाव और प्रगाढ़ होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, और हम सब बहुत कुछ हद तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कारगर होते हुए दिख रहे हैं, जो हम लोगों ने 2017 में बनाया था। सर, अक्सर हम देखते हैं कि जो खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, वो इस तरह का जो गांव है, जो कि बिल्कुल शहर से बिल्कुल हट के, यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है, बेसिक सुविधाओं की बात कर रही हूँ। तो आपको इस गाँव में आने की प्रेरणा और यहाँ का जो मैसेज है, संदेश है, यहाँ के बारे में जानकारी कैसे मिली? हाँ, 2017 में मैं पहली बार यहाँ पर रोटरी क्लब है, जो एक ग्लोबल संस्था है, उसके सचिव के तौर पर मैं यहाँ पर आया था। और जैसे ही मैंने देखा कि ये अंबेडकर शिक्षा केंद्र है, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव और अंबेडकर का नाम ही किसी संस्थान से, किसी व्यक्ति से, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना अपने आप में बड़ा होता है। तो वो मेरे लिए कौतूहल का विषय था कि भाई 30 किलोमीटर की दूरी है मेन शहर से, और यहाँ अंबेडकर के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर कोई संस्था खड़ी है, तो कहीं ना कहीं इसके केंद्र में कुछ तो त्याग, कुछ ना कुछ तो पे बैक टू सोसाइटी जैसी चीज़ होगी, तत्व होंगे। और जब इन सब से जुड़ा, ये प्रेम जी हैं, अनुज जी हैं, दीनानाथ जी हैं, शशि जी हैं, इन और एक शिक्षक हैं, सबसे जब जुड़ा तो मुझे लगा कि वाकई में ये ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सभी वो शिक्षक हैं जो लगातार, हमको लगता है कि 6-7 वर्षों से इस संस्था को सिंचित कर रहे हैं, और अंबेडकर शिक्षण केंद्र जैसा जो नाम है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। तो मैं सचिव के तौर पर रोटरी संस्था से जुड़ करके यहाँ आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं एक अंबेडकराइट मूवमेंट का वाहक के तौर पर, अंबेडकराइट होने के तौर पर ज़्यादा गहरा से जुड़ा हुआ हूँ, और इस मुहिम को आगे लेके जा रहा हूँ। सर, यहाँ पर एक शब्द मैंने पढ़ा है, महादलित। जी, तो इसके पीछे की क्या गाथा है? ये बहुत पीड़ादायक बात है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। मैं संविधान में विश्वास करता हूँ, मैं संविधान को मानने वाले व्यक्तियों में शामिल हूँ। संविधान में कहीं भी ये जो दलित, महादलित जैसा शब्द है नहीं। बिल्कुल क्लियरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जैसा शब्द है, जो संवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो भी प्रावधान या जो भी सुविधाएं हो या जो भी नीतियां बने, वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर क्यों ना बने। शेड्यूल कास्ट को लेकर के ही बने, शेड्यूल ट्राइब को लेकर के बने, और शेड्यूल ट्राइब को अलग से दलित, और उसको फिर और जो है कि माइक्रो लेवल पर जाकर के महादलित करना। यूँ तो दलितों का नाम आते ही लोगों के मन में पीड़ा हो जाती है, लोगों के मन में नकारात्मकता का भाव आ जाता है। हम किसी व्यक्ति को बोले कि तुम दलित हो, आप कह के कभी देखिए कि उसके अंदर गौरव का भाव जगता है क्या? नहीं जगता है। उसके 2 कदम आगे जाकर के सरकार के द्वारा ही किसी को महादलित कह के संबोधित करना, और ये कहना है कि तुमको हम सुविधाएं दे सकते हैं, ये एक प्रकार से क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और किसी को अपमानित करने जैसा भी है। मैं इसका पक्का विरोधी हूँ, और चाहे इसके पीछे जो लोग भी हो, हमें लगता है कि यदि सरकार के मन में अच्छा भाव हो, सरकार यदि विकसित करना चाहती है, सरकार यदि नीतियां बनाकर किसी को सपोर्ट करना चाहती है, यदि उनका उत्थान करना चाहती है, तो हमें लगता है कि संविधान में ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब भी पर्याप्त है नीतियां बनाने के लिए, और इन नीतियों के दम पर सामाजिक न्याय दिलाने के लिए। लेकिन ये दलित, महादलित, और फिर उनके साथ इस तरह का भेदभाव करना, उनको बांटना, उनको बंटवारा करना, ये कहीं ना कहीं उस अपमान को और बढ़ाना है।
जो जो आप वो बरसों से झेल रहे हैं एक दलित होने के नाते। तो मैं तो कहता हूँ कि ये इसका मैं बहुत विरोधी हूँ, मैं सख्त विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार अभी भी गंभीरता से इस पर विचार करे, इन शब्दों को बिल्कुल हटा दे और शेड्यूल कास्ट के तौर पर ही उनको इतनी मजबूत नीतियाँ बनाए, इतना बेहतर उनको प्रावधान उनके लिए करे, इतने बेहतर सुविधाएं उनको दे कि उनको इस बात की जरूरत ही ना पड़े कि ये महादलित हैं या दलित हैं, और उनका जीवन स्तर बढ़े, उनको संविधान के तमाम जो प्रावधानों का लाभ है वो मिले। तो ये हमको लगता है कहीं ना कहीं राजनीति से ओतप्रोत है, कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ खींचने, बरगलाने या बांटने का काम है। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग इस पर गहराई से चिंतन करें। जी। सर, जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं जो सरकारें हैं, खासकर जो स्वर्ण लोग से समाज आते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी के लिए कोई भी योजना लेकर आती है तो उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रखती है। लेकिन जब इस समाज के लिए, खासकर जो बहुजन समाज से आते हैं, तो इनको महादलित क्यों कहती है, इनको महागरीब क्यों नहीं कहती सर? स्वर्णों की जब बात आती है तो उनको स्वर्ण कह के ही उनको गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए सारे काम करेंगे सरकार। जी। लेकिन ये दलितों की बात आएगी तो उनको महादलित करके ये अपमानित करना ज़्यादा है, उनका गरीबी का उन्मूलन इसमें कम दिखता है। यदि मनसा साफ हो, यदि निष्ठा है उनके अंदर, ईमानदारी है उनके अंदर, सरकारों के अंदर, तो उनके नीतियों में निष्ठा दिखनी चाहिए, सामाजिक न्याय दिखना चाहिए। ये दलित महादलित कह करके उनको अपमानित करने से हम तो कहेंगे कि ये एक प्रकार से अपशब्द है दलितों के लिए, ये अपमानजनक बात है। इनकी यदि बहुत ही चिंता है, इनके जीवन स्तर में सुधार ही चाहते हैं, इनके साथ सामाजिक न्याय ही करना चाहते हैं, तो इनको बांट दो, महागरीब इनको कह दो, इनको जो है कि महापीड़ित कह दो और उसके हिसाब से नीतियाँ बनाओ ना। आप एक तरफ तो इनको महादलित होने का तमगा दे देते हैं, दूसरी तरफ आपकी नीतियों में इनके लिए कोई ऐसा धारदार कुछ है ही नहीं, ऐसे प्रावधान भी नज़र नहीं आते जो ज़मीन पर उतरता हुआ दिखता है। तो हमको लगता है कि ये घुमा फिरा करके कुल बातें हैं, जो से गोल मटोल टालने जैसी बातें हैं, अपमानित करने जैसी बातें हैं, और हमको तो लगता है कि औपचारिकताएं निभाने भर तक की बातें हैं। इससे आगे निकलने की जरूरत है सरकार से, मैं तो यही गुहार लगाऊंगा। जी। जिस तरह से अभी मैंने चर्चा किया है खासकर लोगों से, उससे मुझे ये अनुभूति हो रही है कि ये बुद्ध की विरासत रही है और कहीं न कहीं उस संस्कृति से काटने के लिए इनको महादलित जैसे शब्दों से संबोधित तो नहीं किया जाता? हाँ, जिस ज़मीन पर हम आप खड़े हैं, ये मदनपुर है और आप सभी को पता है कि मदनपुर महज 50-60 किलोमीटर की दूरी है गया से, और गया वो ज्ञान स्थली है जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और तथागत का प्रभाव इतना था कि एक तो कह सकते हैं कि आजू बाजू का जगह है ये बोध गया का, और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ घूमेंगे तो आपको बुद्धिज़्म की खुशबू आपको महसूस होगी। यहाँ के लोगों में प्रभाव बुद्धिज़्म का कैसे नहीं रहा होगा, जहाँ जिस स्थान पर महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और तमाम वो चीज़ें हैं। तो यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के लोगों के व्यवहार में, लोगों के संस्कृति में, लोगों के आचरण में, लोगों के त्योहारों में खुद बुद्ध जो है दीवार बन करके, खुद जो बुद्ध जो है कि से स्तूप बन करके यहाँ पर हैं। लेकिन क्या है कि कालांतर में समय के साथ लोगों को भटका दिया गया है, लोगों को नाना प्रकार की चीज़ें थोप दी गई हैं, और उसमें अशिक्षा और ये आर्थिक कमजोरी जिसको हम गरीबी कहते हैं, ये इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि लोग अपनी विरासत को भूल करके जो लोग उसी को अपने ऊपर ढो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ने में जो है कि बाधा उत्पन्न कर रहा है। लोगों को खोई हुई विरासत को फिर से पाना पड़ेगा, बुद्ध की धरती के लोग हैं, इस बात का एहसास करना पड़ेगा, तभी लोग हैं जो उस गरिमामय विरासत के साथ चलते हुए अपना जीवन बेहतर कर पाएंगे और आर्थिक मजबूती हासिल कर पाएंगे। और सर, यहाँ पर जिस तरह से पता चला कि जातीय आधार पर भी नरसंहार हुए हैं, तो उनका बेस क्या रहा था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दमन शोषण की पराकाष्ठा रही है इन क्षेत्रों में। जी। लोगों को आर्थिक रूप से तो दमन शोषित किया ही गया है, लोग शैक्षणिक रूप से भी इस स्तर पर हैं कि वो अपने लिए सपना भी नहीं देख सकते हैं। लोगों को अमानवीय व्यवहारों का सामना करना पड़ा है। लोग अपने को आदमी जैसा महसूस ही नहीं करते हैं। लोगों को पैसा काम करवा कर पैसा नहीं देना, ये तमाम चीज़ें होती रही हैं। उसी का नतीजा है कि लोगों के मन में विषमता की इतनी गहरी खाई हो गई है कि लोग अपना हक लेने के लिए, या लोग कहें कि अपने दमन शोषण का प्रतिकार के तौर पर लोगों ने हिंसा तक को अपनाया है। तो हम तो यही कहेंगे कि लोग हिंसा को कभी ना अपनाएं। ये जो विषमता है, ये जो गरीबी है, ये जो अशिक्षा है, ये जो अज्ञानता है, इन खाइयों को भरने की जिम्मेवारी सरकार उठाए। लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा तो इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं कभी नहीं हो पाएंगी। अभी 6 महीना पहले की घटना है औरंगाबाद में, जहां मैं खड़ा हूं। किसी व्यक्ति को मेहनताना मांगने के आधार पर यहाँ छत पर से उसको फेंक दिया गया, कमर की हड्डियां टूट गई और ये तमाम चीज़ें हो गई है। तो ये अभी हम 2023 में है और आज़ादी के 75 साल गुजरने को हैं, इसके बावजूद भी मेहनताना मांगने पर छत पर से फेंका जा रहा है। ये क्या दमन शोषण नहीं है? यदि ऐसी चीज़ें होंगी तो स्वाभाविक तौर पर कि मन में विक्षोभ होगा, विषमता की बीज पनपेगी और लोग हिंसात्मक तौर से भी आक्रामक होकर लोग अपना हक मांगने पर आएंगे। तो इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, हम तो यही कहेंगे। तो ये सारी घटनाएं आज भी घटित हो रही हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। जी, तो सर, अभी जिस तरह से हमने बात की तो पर्टिकुलर हमने एक ही यहाँ पर दलित समाज या महादलित समाज को लेकर उसकी आर्थिक स्थिति पर चर्चा की, उसकी जो दैनिक स्थिति है उस पर चर्चा की। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर जो दूसरे लोग रहते हैं, दूसरे समाज के लोग रहते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कैसी है यहाँ पर?
देखिए ऐसा है कि जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे महादलित और दलित की, उसके विपरीत स्वर्ण समाज की यदि हम चर्चा करते हैं तो निर्विवाद रूप से जो स्वर्ण समाज मुट्ठी भर लोग हैं, वो साधन संसाधन पर तो कब्जा करके हैं। ज़मीनों की बात करें तो उनके पास ज़्यादा है, तमाम चीज़ें उनके पास है, दबंगई उनके पास है, ईंटों के भट्ठे उनके पास है और उनके ईंटे के भट्टों पे उनके खेतों में ही हमारे दलित महादलित लोग के काम भी करते हैं। और कई विषमतापूर्ण घटनाएँ भी सुनने को मिलती हैं कि उन्होंने मेहनताना नहीं दिया, छत पर से फेंक दिया, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं अपनी तरफ से बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब ये दलित महादलित कह कर के इन बस्तियों को नकारा जा रहा है, इस यहाँ तक विकास नहीं है, सुविधाएँ नहीं हैं, सहूलियतें नहीं हैं, तो स्वाभाविक तौर पर है कि जब यहाँ पर सड़कें नहीं होंगी, पानी की सुविधा नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, अच्छे स्कूल नहीं होंगे, तो इसका प्रभाव जो है कि स्वर्णों पर भी पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्वर्ण समाज के लोग जो हैं कि इससे वंचित हैं। ऐसी मुश्किलों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। सड़कें नहीं हैं, तो स्वर्णों को भी इसका घाटा सहना पड़ रहा है। यदि यहाँ पर अच्छी अच्छी विद्यालय नहीं है, तो इसका घाटा उनको भी सहना पड़ रहा है। विकास की लहर नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर कि उनको भी इसका घाटा सहना पड़ता है। लेकिन इसके आगे निकल कर के आप सोचेंगे तो वो इतना सक्षम है कि वो अपने बच्चों को लेकर के दूसरे प्रदेशों में या जिला में भेज सकते हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं। ये अभाव जो है कि ये अभाव जो है कि ज़्यादा तौर पर या मुख्य रूप से दलित महादलित समाज को ज़्यादा सताता है। स्वर्ण के लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन ओवरऑल यदि हम प्रभाव की बात करें तो यहाँ विकास की कमी जो दिख रही है या सुविधाओं की जो कमी दिख रही है, वो इस रास्ते या उस रास्ते कहीं न कहीं स्वर्णों को भी प्रभावित करता है। तो बदलाव तो दोनों के लिए ज़रूरी है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और जिस तरह से आपने इस गाँव के बारे में ख़ासकर जो यहाँ की स्थिति है, जो महादलित लोग हैं उनके बारे में या जो यहाँ के स्वर्ण लोग हैं उनके बारे में जो आर्थिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है उसके बारे में हमारे दर्शकों को रूबरू कराया और जिस तरह के यहाँ के हालात और ख़ासकर जो एजुकेशन का लेवल है बिहार में बहुत ही निचले पायदान पर दिखता है। तो कहीं न कहीं सर इसमें सरकार की भी खामियाँ हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार को इस दिशा में संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए एक यथासंभव प्रयास करना चाहिए ताकि इन बच्चों को बेसिक शिक्षा के साथ-साथ में हायर एजुकेशन मिल सके और वो संपन्नता की तरफ बढ़ सके। अगर साथियों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा और जो सर ने यहाँ की जो भौगोलिक या धार्मिक या सामाजिक स्थिति के बारे में बताया, आप बताइएगा कि कैसा आपको लगा। अगर आज़ादी के 75 साल बाद इस तरह के गाँव को अगर देखें, उनकी स्थिति को देखें, उनके सामाजिक परिवेश को देखें, तो क्या हम आज़ादी के 75 साल बाद जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है सरकार की तरफ से, क्या उसको सही रूप से मनाया गया है या हम मना सकते हैं?